हेलो दोस्तों, नमस्कार। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले महीने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। इंटरनल सर्वे में भाजपा कांग्रेस से पिछड़ गई है, क्योंकि भाजपा को मात्र 70 से 75 सीटें ही पार्टी के द्वारा कराए गए सर्वे में मिली है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कमान स्वयं संभाल ली है और 2 महीने के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 6 रैली कर चुके हैं और अगले रैली की भी तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी ओर राहुल एक बार भी कर्नाटक नहीं गए। इस बीच कांग्रेस राष्ट्रीय कार्य समिति चुनाव को लेकर के, जिसमें कर्नाटक चुनाव पर विशेष चर्चा की गई, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 110 सीटों की सूची आने वाले 1 से 2 दिन में जारी कर दी जाएगी कांग्रेस की ओर से। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने कश्मीर में सुरक्षा प्रश्न को लेकर के एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पे बोल दिया है। बोला क्यों है, इसकी भी खास वजह है, क्योंकि उन पे आरोप लगाया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में Z+ सिक्योरिटी लेकर एक व्यक्ति 5 महीने से प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम का कार्ड लिए घूम रहा है और दिल्ली को खबर नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? वो व्यक्ति ऐसे ऐसे इलाकों में गया जहां नागरिक नहीं जा सकते, उन्हें अनुमति नहीं होती, और वो सरेआम सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद कह रहा है कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे कश्मीर में सेवाएं देने का मौका दिया। फोटोज डाल रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ घूम रहा है। Z+ इस देश में सिर्फ 40 लोगों को मिली हुई है। 55 लोगों का एक जाप्ता आपको मिलता है जब आपको Z+ मिलती है। ये सिक्योरिटी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कम कर दी, पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों की कम कर दी। क्या इस तरह के व्यक्तियों को देने के लिए कम की थी? किसके फोन से इनको Z+ सिक्योरिटी मिली? ये किस काम को अंजाम देने के लिए वहां गए थे और किसने भेजा था? ये सब सवाल उठते हैं। क्या ये किसी टूलकिट का हिस्सा है? क्योंकि इसी इलाके में, यही इसी कश्मीर में हमने 40 जवान गंवाए, शहीद हो गए वो एक आतंकी हमले में। आज से 5 साल पहले 14 फरवरी 2019 को वो RDX कैसे आया था, ये आज तक नहीं मालूम पड़ा। इसी कश्मीर में DSP देवेंद्र सिंह जब पकड़े गए रंगे हाथों आतंकवादियों की मदद करते हुए, तब उन्होंने डांटते हुए DIG को बोला, मेरा गेम क्यों खराब कर रहे हो? क्या गेम था? वो किस टूलकिट का हिस्सा थे? आज DSP देवेंद्र सिंह बिना जांच के छोड़ दिए गए हैं। कहां है DSP देवेंद्र सिंह? हम फिर जानना चाहते हैं, क्या ये सब किसी टूलकिट का हिस्सा है? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इस्तीफे होंगे? 34 मीनाबाग फ्लैट्स, जिसका जो उसने अपना एड्रेस दे रखा है अपने ट्विटर पे भी और अपने विजिटिंग कार्ड पे भी, किसके नाम पर है वो फ्लैट? ये कौन उसकी मदद कर रहा था दिल्ली से, और क्यों कर रहा था? वो किस काम के लिए कश्मीर गया था? ये सवाल महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। यहाँ यह बताना लाजमी होगा, क्योंकि 2018 में ऑपरेशन लोटस के तहत 2018 में भाजपा ने यहाँ अपनी सरकार बना ली थी, और उसके बाद से कठिन परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई भाजपा के लिए, क्योंकि येदियुरप्पा को एक समय के बाद बदल दिया गया और उनके स्थान पर बोम्मई को कमान सौंपी गई। इस बीच कांग्रेस के सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। ऐसे में भाजपा के लिए डैमेज कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। तभी तो प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें ही वोट दें। क्यों वोट दें? सुनिए उनके मुंह से क्या कहते हैं। ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. साथियों, मुझे इस साल की शुरुआत में भी हुबली आने का सौभाग्य मिला था. जिस तरह हुबली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दिया, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं. इतना प्यार, इतने आशीर्वाद बीते समय में मुझे कर्नाटका के अनेक क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है. बेंगलुरु से लेकर के बेलगावी तक, कलबुर्गी से लेकर शिवमोगा तक, मैसूरू से लेकर के तुमकुरू तक मुझे कन्नडिगा लोगों ने जिस तरह का स्नेह दिया है, अपनापन दिया है, एक से बढ़कर एक आपका ये भाजपा के इंटरनल सर्वे में 224 वाली सीटों वाली विधानसभा में कर्नाटक में 70 से 75 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही है. इसे देखते हुए भाजपा को कम से कम 113 सीटें चाहिए. इसी मुद्दे को ध्यान में रख करके भाजपा ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. रणनीति के तहत मोदी लगातार राहुल पे और उन पर विरोधियों पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग हमारी कब्र खोदने में जुटे हुए हैं. अर्थात उनके ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं. डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ विकास की झड़ी लग जाएगी. यही बात बार बार समझा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा हथियार यह है कि 2018 में लोटस के बाद जो सरकार भाजपा की बनी थी उसे गति देने के लिए भाजपा की ही सरकार एक बार फिर चाहिए. अब देखना यह है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होता है, क्योंकि दोनों ओर से पार्टियां जुट गई हैं. सह और मात का खेल शुरू हो गया है. अब देखना यह है कि कौन किसको पटकनी देता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन कर्नाटक चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. धन्यवाद दोस्तों. यदि यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक दूसरे को शेयर कीजिएगा. साथ में इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.